हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शुरू करने जा रहा हूं दोबारा से एक थॉर का स्टोरी आर्क। तो जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त हम अपने डार्क रेन के इवेंट को शेयर कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये स्टोरी आर्क भी जो है डार्क रेन के अंदर ही आता है और ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। आपको याद होगा कि थॉर के कुछ लास्ट एपिसोड्स के अंदर हम देखते आए हैं कि किस तरह से लोकी ने नॉर्मन ऑसबॉर्न और डूम के साथ मिलकर अपनी एक अलायंस बना ली थी और वहाँ पे उसने बाल्डर को राजा बना दिया था एसगार्ड का और थॉर को वहाँ से बैनिश करवा दिया था। अगर आपको सुन के काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है ये सब, तो आप मेरी पिछली सीरीज़ को देख लीजिए, आपको सबको समझ में आ जाएगा कि ये सब लोकी ने किया तो कैसे किया। लेकिन अभी के लिए बात करते हैं अपने आगे क्या होने वाला है। अब जैसा कि एसगार्ड लेटवीरिया के अंदर है, डॉक्टर डूम की निगरानी के अंदर, और बाल्डर उसका राजा बना हुआ है और लोकी उसको जो है गलत गलत एडवाइस दे के उससे गलत गलत काम करवा रहा है। वहीं दूसरी तरफ थॉर जो है वो अर्थ के ऊपर घूम रहा है क्योंकि उसको एसगार्ड से बैनिश कर दिया गया है। तो इन सारी स्टोरीज के अंदर हम देखेंगे किस तरह से लोकी जो है अपने डूम के साथ मिलकर एक गंदी तरह की साजिश चलता है एसगार्ड के खिलाफ उसको खत्म करने के लिए। और उसने ऐसा डूम से क्या सौदा करा था जो कि डूम ने उसको इजाजत दे दी एसगार्ड को लेटवीरिया के अंदर लाने के लिए। तो ये सारे के सारे सवालों के जवाब हमें आज की इसी स्टोरी आर्क के अंदर मिलने वाले हैं। ये स्टोरी आर्क हमारा जो है 5 इशूज़ के अंदर होने वाला है, जिनको मैं अपने चैनल पे 5 एपिसोड्स के अंदर शेयर करूँगा। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यार। अगर तुम लोग थॉर के फैंस हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। सो गाइस, चलिए बिना किसी और देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे पास लेडी सिफ और थॉर के साथ, जहाँ पर सिफ कहती है कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं दोबारा से उगता हुआ सूरज देख पाऊंगी। तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऐसा कभी होने नहीं देता। तुम्हारे और मेरे बीच चाहे कुछ भी आने की कोशिश कर ले, वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। तुम्हें पे सिर्फ मेरे दिमाग में शक ज़रूर था, लेकिन दिल के अंदर कभी शक नहीं था तुम्हारे खिलाफ। लेकिन तुम्हारे दिल के बारे में क्या ख्याल है थॉर? तुम बताओ कि तुम क्या सोचते सारे के सारे बारे में जो हो रहा है। मतलब एसगार्ड जो लेटवीरिया के अंदर चले गए, तुम्हें वहाँ से एक्साइल कर दिया गया है, क्या तुम्हारा दिल इसके बारे में कुछ नहीं कहता है? थॉर कहता है कि मेरा दिल अब उतनी ज़्यादा बातचीत करता नहीं है जितना वो पहले कभी किया करता था। और यहीं से हम देखते हैं लेडी से उसको बताने की कोशिश कर रही होती है कि तुम जो है तुम्हारी खामोशी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। चाहे तुम पहले कैसे भी हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा चुप रहना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं हो रहा है। और तुम ये बताओ कि वॉरियर्स 3 का क्या करोगे? होगन और फेंड्राल तो चलो किसी ना किसी तरीके से तुम्हारी बात मान लेंगे, लेकिन वॉलस्टेक तुम्हारी इस बात को मानने के लिए कभी भी राजी नहीं होगा। वो तुमसे लड़ने तक के लिए तैयार हो जाएगा। मैंने अभी तक जो है वॉरियर 3 से बात नहीं करी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लोग जो है मेरी वजह से बाल्डर के खिलाफ खड़े हो जाएं, क्योंकि राइटफुल लॉर्ड जो है एसगार्ड का वो बाल्डर ही है। उनको उसकी बात माननी पड़ेगी जैसा कि वो वहाँ का राजा है। लेकिन थॉर कहता है कि चाहे आगे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे सामने कोई सी भी मुसीबत क्यों ना खड़ी हो, लेकिन वो सबसे पहले तुम्हारे पास आएंगे और मैं भी तुमसे ही मिलने के लिए आऊँगा सबसे पहले जब मुझे इस दुनिया के अंदर किसी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये बताओ कि हमें जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे? तो वहीं पे वो बोलता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही जगह है जिसको मैं अब अपना घर बुला सकता हूँ, वो जगह जहाँ से जो है कुछ चेंजेस कर दी गई हैं। और दरअसल हम लोग यहाँ से ओक्लाहोमा के टाउन के अंदर ही शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वॉरियर 3, फेंड्राल, होगन और वॉलस्टेक वगैरह अभी भी यहाँ पे घूम रहे होते हैं और आम शहरियों के साथ रह रहे होते हैं। मतलब इन लोगों ने जो है डिसाइड किया कि ये लोग जो है वहाँ पे बाल्डर के साथ नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और इसलिए ये अपनी रूटीन के मुताबिक यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन हम यहीं से शिफ्ट होते हैं उसी होटल के अंदर जहाँ पर डोनाल्ड ब्लेक जो है अक्सर रुका हुआ है, यानी कि थॉर। और हम देखते हैं कि वो यहाँ रिसेप्शनिस्ट से आके बात करता है क्योंकि वो यहाँ पे आज किसी और को अपने साथ लेकर आया है और कहता है कि मुझे खाली कमरे की ज़रूरत है, तो क्या आपके पास कोई और खाली मिल जाएगा कमरा? तो वो कहती है कि ओह ज़रा 1 मिनट, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। तो कहता है कि हाँ, ये एक मॉडल है और न्यूयॉर्क से आई है मुझसे मिलने के लिए। तो कहती है कि अच्छा, तभी मैं कहूँ ये इतनी हसीन क्यों है? तो वो पूछती है तुम्हारा नाम क्या है मिस? तो कहती है मेरा नाम सिफ। तो ब्लेक बोलता है कि इसका नाम सिल्वन है, मेरा मतलब सिल्वन। तो मतलब हम देख रहे हैं कि वो लेडी सिफ को भी यहाँ पे अपने साथ इस कमरे के लिए लेकर आया है। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे तुम्हारा कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह चाहिए होगा ताकि मैं तुम्हें यहाँ कमरा दे सकूँ। तो वो कहता है ब्लेक, अरे दरअसल मसला यही है कि वो अपना क्रेडिट कार्ड और वॉलेट जो है यहाँ से आते हुए कहीं उसका खो गया है, इसके पास अब कुछ भी नहीं है।
लेकिन आप मेरे अकाउंट के ऊपर इसका कमरा ऐड कर दीजिए। तो वो कहती है अच्छा ऐसी बात है। तो ब्लेक बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है जैसी आप समझ रही हैं। तो वो कहती है ठीक है डॉक्टर ब्लेक, आप जैसा कहें, आप इस फॉर्म को मेरे लिए भर दीजिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सिफ और थॉर दोनों एक साथ यहाँ पे अब रह रहे हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें बैठ के यहाँ पे लोकी देख रहा है, और ये देख के वो अलग अलग स्कीम्स अपनी सोचने में लग गया है कि किस तरह से अब उसको जो है अपना अगला मूव चलना है। लेकिन वहीं से हम देख रहे हैं कि जब वो यहाँ बैठ के सारे मज़े ले रहा होता है, उसको आवाज़ आती है कि लोकी, तुमने जिन जिन प्रिपरेशंस के लिए मुझे कहा था वो मैंने अब तक कर दिया है, तो क्या तुम यहाँ पे खाली बैठ के मुझे यहाँ पे दिलासे ही देते रहोगे? तो कहता है कि नहीं, बहुत बढ़िया, तुमने ये काम अच्छी तरीके से किया है। तो कहता है कि डूम किसी का कोई पपेट नहीं है जिसको तुम अपनी उंगलियों पे चाहो नचाना चाहो तो वो नाच सके। मैं कोई एंटरटेनमेंट तुम्हारे लिए प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ, गॉड्स या ट्रिक्स्टर किसी के लिए भी। तो वहीं पे लोकी बोलता है कि तुम मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो डूम? क्या अब तक मैंने तुमसे जो जो वादे करे हैं उनको पूरा नहीं करा? कहता है वो तो तुमने किए हैं। तो कहता है फिर क्या हुआ, मैंने अभी तक तुम्हारे ट्रस्ट को अर्न नहीं किया? तो कहता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो तुम मुझसे उम्मीद ना लगा के रखो तो अच्छा होगा। मैं अपने अलावा किसी और पे कभी भरोसा नहीं करता हूँ, और तुम पे तो कभी भी नहीं कर सकता हूँ। तो लोकी बोलता है कि हाय तुम्हारे अल्फाज, इसने तो मुझे ज़ख्मी कर दिया। तो कहता है कि ज़्यादा ड्रामेबाजी करने की कोशिश मेरे सामने मत करना। चलो ठीक है, मान लिया, मैं आइंदा से ऐसे नहीं बोलूँगा। तो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे सारे के सारे कंसर्न समझता हूँ डूम, तुम्हें चिंता हो रही होगी, लेकिन मैंने तुमसे सब्र करने के लिए कहा है, और तुम्हें सब्र करना होगा, तभी जाके तुम टोटली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ये टारगेट जो है हमारे लिए इसको सीक्रेट रखना क्यों ज़रूरी है। ये एक तरह से ये हमारा फैमिली सीक्रेट है, और तुम्हें जो है सब्र करना ही होगा इसके लिए। तो डूम कहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ जिन चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत थी, मैंने सब यहाँ पे जमा कर लिया है। मैंने कुछ अपनी पुरानी फाइल्स और डूम बॉट्स की डिज़ाइन को निकालने की कोशिश करी है। ये वो हैं जिनको मैंने कभी पहले इस्तेमाल नहीं करा है, लेकिन इनके अंदर मैंने अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया है। इस हर एक डूम बॉट के अंदर इतनी ताकत है कि वो सोल्जर के पूरे डिवीजन को तहस नहस कर सकते हैं। और मुझे इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि तुम इन सारों को इस्तेमाल करना चाहते हो सिर्फ एक आदमी के लिए, और ये बात मेरे लिए थोड़ी इंसल्टिंग है क्योंकि ये पूरी आरबीज को ख़त्म करने के लिए बने हैं। अरे तुम उस एक आदमी के बारे में क्या ही जानो, उसके बहुत ज़्यादा पावरफुल फ्रेंड्स हैं। क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि तुम्हारी इस टेक्नोलॉजी को ट्रैक बैक नहीं किया जा सकता है? उससे ज़्यादा ज़रूरी सवाल है कि मेरे पास उसको वापसी ट्रैक तो नहीं किया जा सकता है। तो कहता है कि मैंने जो है इसको हर तरीके से ट्रैक बैक करने की कोशिश कर ली, चाहे वो साइंस से हो या मैजिक से हो। ये जो है एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा कि इसको किसने बनाया और कहाँ से भेजा गया है। जहाँ तक मुझे पता है इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई शख्स नहीं है जो उसको ट्रैक कर सके। हाँ मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, अगर तुमने इसको चेक किया है तो ठीक ही किया होगा। और इस तरह हम देख रहे हैं कि लोकी ने यहाँ पे डॉक्टर डूम से उसके कुछ डूम बॉट्स मांगे हैं, और वो कुछ ऐसे डूम बॉट्स हैं जो कि डूम ने कभी इस्तेमाल नहीं किए हैं, ताकि जब वो लोकी इनको इस्तेमाल करे तो उसको कोई ट्रैक ना कर सके कि ये इसमें डूम का काम है। और यहीं से लोकी बोलता है अपनी एक प्रोजेक्शन दिखाते हुए हाथ के जरिए कि ये है वो शख्स जिसको तुम्हें मेरे लिए मारना है। ये जाना जाता है डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक के नाम से, और ये एक छोटे से टाउन के पास रहता है जहाँ पे हमारा पुराना एसगार्ड हुआ करता था। तो डूम बोलता है आखिरकार इसने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तुम इस इंसान के लिए इतना सब कुछ क्यों करना चाहते हो? इस आम इंसान को इतनी मुश्किलों से क्यों मरवाना चाहते हो? तो कहता है कि ये सब छोड़ दो, इसने मेरे साथ क्या किया है, लेकिन जो भी किया है वो बहुत बार कर चुका है और अब मैं इससे थक चुका हूँ। और ये बात याद रखना, जब तुम्हारी फोर्सेस इसके ऊपर अटैक करेंगी तो उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स देना कि चाहे रास्ते में कुछ भी आ जाए, उनके बीच में कोई भी आए, उन सबको बिना हेजिटेशन के मार देना, और इसके ऊपर मर्सी के लिए एक लम्हा भी वेस्ट नहीं करना, वरना वो लोग हार जाएंगे। उसके ऊपर जो है हमें एक सरप्राइज अटैक करना होगा इससे पहले कि वो वहाँ से हिल भी ना सके। तो डूम बोलता है ठीक है, तुम्हारी बातें मैं समझ गया हूँ, क्या इसके अलावा कोई और बात है जो तुम कहना चाहोगे? तो कहता है क्या तुम उसके हाथ में वो स्टिक देख रहे हो? जब उसका काम तुम तमाम कर दो तो वो स्टिक चाहता हो कि तुम वो मेरे पास लेकर आओ, बिल्कुल साबुत, उसको ज़रा सी भी चोट या खरोच नहीं पहुंचनी चाहिए उस स्टिक को, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब जब तुमने मेरे लिए सब कर ही दिया है तो मैं जाके तुम्हारा तोहफा तुम्हारे लिए तैयार करता हूँ डूम, जिसका वादा मैंने तुमसे किया था। और इस तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं लेटवेरिया के अंदर जहाँ पे एसगार्डियंस रह रहे हैं, और यहाँ हम कैल्डा और विलियम के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे विलियम बता रहा होता है कि उसको इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है कि लॉर्ड बाल्डर ने उसको यहाँ पे कोड दिया है। उसकी नज़र में ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन तुम्हारी नज़र में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि बाल्डर यहाँ का राजा है, और राजा होने के बावजूद उसने अपना कुछ तुम्हें दिया है। और यहीं पर हम देखते हैं कि विलियम इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है एक तरह से कि ये चीज़ जो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि उसको एक आम इंसान होने के बावजूद लॉर्ड बाल्डर की तरफ से इतनी ज़्यादा इज्जत मिली है। और वो कहता है कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, आखिरकार ये किसकी खाल से बनी है, एक खरगोश या फॉक्स की? तो कैल्डा बोलती है कि ये यूनिकॉर्न की खाल से बना है। तो विलियम बोलता है कि यूनिकॉर्न जैसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि पहले कभी हुआ करते थे लेकिन हमने उनकी कोड्स बनाना शुरू कर दिए, तो अब वो इस दुनिया के अंदर नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ कुछ ही हैं जिनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन देख के लगता है कि तुम्हें यूनिकॉर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और यहीं से कैल्डा बोलती है अगर इस तरह में किसी और इंसान या गॉड की भी तारीफ करती तो वो अपने घुटनों में आ जाता, लेकिन तुम कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। तो विलियम बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं बस सोच रहा हूँ बाल्डर के बारे में। तो कहती है क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि तुम एग्जैक्टली किस बारे में इतनी टेंशन लेके बैठे हुए हो? तो कहता है कि मैं उसके बारे में काफ़ी वरीड हूँ, मतलब मैंने उसकी आंखों में वो घबराहट, वो वार्निंग्स देखी हैं कि किस तरह वो अपने लोगों के लिए परेशान है।
तो कहती है कि ये तो होना ही है, क्योंकि किंग बनना किसी का भी ये एक आसान काम नहीं है, ये एक बहुत ही हैवी बर्डन है। तो कहता है कि नहीं नहीं, सिर्फ बात इतनी नहीं है। बाल्डर इस बात को जानता है कि यहाँ पे उसके लिए कोई बहुत बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है, लेकिन उसको ये बात नहीं पता कि किस तरह से उस खतरे का वो पीछा करके उसको खत्म करेगा। तो कैल्डा बोलती है इसका कहीं ये मतलब तो नहीं कि तुम जानते हो कि वो खतरा क्या है। तो विलियम बोलता है कि मेरे ख्याल से मैं जानता हूँ। कहता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि मैं शायद दिखने में आम एसगार्डियन जैसा स्ट्रॉन्ग ना हूँ, मुझे तलवारबाजी भी ना आती हो, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक इंसान के अंदर पाई जाती है। और वो ये बात है, हर एक इंसान के अगर दिल में कोई एक सवाल आ जाए तो वो उसका जवाब ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुकना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जाना होगा उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जो मुझे दिल में परेशान कर रहे हैं। तो कहती है ठीक है मेरी जान, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन ये अपने साथ ले जाना, इसकी तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है। ये तलवार अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हें जो है सुरक्षित रखेगी और मेरा प्यार इसके साथ। अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़े इस्तेमाल करने के लिए तो ज़रूर कर लेना। तो कहता है कि ठीक है बिल्कुल, जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूँगा। यहीं से हम शिफ्ट होते विलियम के पास, जो कि अपना कोट वगैरह पहन के उस तलवार को लेकर आगे की तरफ बड़ा होता है और कहता है कि इतना भी बुरा नहीं है, मतलब यहाँ पे सर्दी कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी मैं इसको किसी ना किसी तरीके से तो झेल ही लूँगा। मैं अब तक इतना सब कुछ झेलता आया हूँ तो ये भी संभाल ही लूँगा यार। और इस तरह हम देखते हैं कि गेल्डा वहाँ से देख रही होती है और विलियम के बारे में ये सारी बातें कर रही होती है कि इमोर्टेलिटी जो है एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है, लेकिन आसान भी। लेकिन वो ज़िंदगी में मज़ा ही क्या जब आपको पता हो कि आप मर नहीं सकते हैं, आप थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए जी रहे हैं लेकिन बिना किसी मकसद के। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तो मोर्टल जो हो, तुम लोग के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है सवालों के जवाब को पता करने के लिए, और इसी की वजह से तुम लोग को जीने का एक अच्छा मकसद मिलता है। और यही एक वजह थी जिसकी वजह से मेरी आंखें तुम्हारे ऊपर आके टिक गई थी, मेरे दिल के अंदर तुम्हारी लिए जगह बन गई थी, और मेरा दिल जब भी तुम्हारा नाम सुनता है वो तेज़ धड़कना शुरू कर देता है। और इसीलिए शायद तुम इस बात को कभी समझ नहीं पाओगे, लेकिन जो तोहफा तुम मेरे लिए हो उससे बड़ा तोहफा मेरे लिए और कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें जाने से रोक भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि तुम एक मर्द हो और तुम्हें जो है अब एक वॉरियर बनना है, और इसके लिए तुम्हें अकेले ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और उसको मैं रोक नहीं सकती हूँ। बस चाहती मैं इतना हूँ कि तुम जाओ अपने मिशन के ऊपर, सफल हो और वापसी मेरे पास जिंदा लौट कर आ जाओ माई लव। और यहीं पर हम देखते हैं कि यहाँ पे लोकी ने जो है अपने एक एसगार्डियन को यहाँ पे पकड़ा हुआ होता है और कहता है कि लोकी ये मैं कहाँ हूँ और ये सब क्या हो रहा है। तो वहीं पे वो बोलता है कि मेरे दोस्त एंड्रिक, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम इन द एंड ऑफ ऑल थिंग्स हो। और यहीं पे हम देख रहे हैं कि डूम भी उसमें साथ बैठ के कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहा होता है और कहता है क्या तुम्हारी रीडिंग तुम्हें मिल गई है जिसकी तुम्हें तलाश थी। तो डूम बोलता है कि हाँ, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी प्रोसीड करने के लिए मुझे सब मिल चुका है। अगर तुम यहाँ पे रहना नहीं चाहते तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हारी अब कोई ज़रूरत नहीं है और इसके अलावा। तो कहता है कि अच्छा मैं यहाँ से चले जाऊँ और तुम जो यहाँ पे करने वाले हो इतना ज़बरदस्त शो मैं उसको मिस कर दूँ, मुझे नहीं लगता। मुझे यहाँ पे रुक के शायद सीखना चाहिए कि तुम किस तरह से अपने काम करते हो। तुम्हें एंड्रिक बोलता है कि लोकी ये तुम क्या कर रहे हो। तो कहता है कि माय डियर एंड्रिक, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा बस यहाँ पे विवी सेक्शन हो रहा है और कुछ भी नहीं। तो कहता है कि नहीं, ये तुम मेरे साथ करने क्या वाले हो। कहता है मैं इस बारे में तुम्हें क्या बताऊं, मेरे ख्याल से डॉक्टर तुम्हें खुद ही बता देगा कि वो तुम्हारे साथ क्या करने वाला है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे डूम एक अजीबोगरीब सी डिवाइस जो है एंड्रिक के पास ले जा रहा होता है, और वहीं हम देखते हैं कि विलियम भी जो यहाँ पे पता करने के लिए चीज़ें आ रहा होता है, उसको चिल्लाने की आवाज़ आती है और वहाँ से आवाज़ आती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, हेल्प मी समवन, प्लीज़ मुझे बचाओ। और अब देखते हैं कि विलियम ये आवाज़ सुनते हुए एक खिड़की की तरफ जाता है और जब वो वहाँ से झाँकता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि इसका न्यूरल सिस्टम फंक्शन जो वो बिल्कुल नॉर्मल है जैसा कि हर एक एसगार्डियन का होता है। मतलब तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, मैंने इसके दिल को इसकी बॉडी में से रिमूव कर दिया, लेकिन अभी तक इसकी बॉडी जो अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। ऐसा लग रहा है कि तुम एसगार्डियंस के अंदर जिंदा रहने की शक्ति कुछ ज़्यादा ही है। तो लोकी बोलता है कि ऑफ कोर्स इसी वजह से तो हम तुमसे अलग हैं। तो कहता है कि हाँ, ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये तो सिर्फ एक आम सा ऑर्डिनरी एसगार्डियन था। अगर कोई थॉर के पावर का लेवल का मुझे मिल जाए जिसके ज़रिए मैं उसके पावर्स को चेक कर सकूं, तो शायद उसके अंदर ये चीज़ें और भी ज़्यादा हों। ये काफ़ी ज़्यादा साधारण है लेकिन फिर भी है तो ये इमोर्टल ही। कहता है कि तुमने जो मुझे गिफ्ट दिया है लोकी, ये एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। ये गिफ्ट एक पूरी की पूरी आर्मी से बढ़कर है। इस एक गिफ्ट के ज़रिए मैं बड़ी बड़ी आर्मीज यहाँ पे ये कहूँ कि गॉड से खिलाफ भी खड़ा हो सकता हूँ बिना किसी डर के। मतलब आज तक मैं इतना सब कुछ करता हुआ हूँ, आज तक मैंने बहुत कुछ किया और बहुत सारे लोगों के ऊपर भारी भी पड़ा हूँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो इन द एंड मैं हूँ तो एक मॉर्टल ही। मुझे भी कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इस प्रोसीजर के ज़रिए मुझे जो है इमॉर्टेलिटी मिल जाएगी। उसके बाद मुझे कभी भी डरने की कोशिश नहीं है कि कोई मुझे मार भी सकता है और मुझे कोई भी चीज़ अकॉम्प्लिश करने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर तो दरअसल आपको पता चल रहा होगा कि लोकी ने जो डूम के साथ डील करी थी वो ये थी कि वो डूम को जो है तोहफा देगा, और वो तोहफा होगा इमॉर्टेलिटी का, यानी कि वो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए ज़िंदा रह सकता है, उसको कोई मार नहीं सकता है। और ये जो है तोहफा वो इस गार्डियन की लाशों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करके लेने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे लोकी बोलता है कि तुम्हें जितना चाहे वक्त इसके ऊपर लगे, तुम्हें जितने चाहे सैंपल्स लेने की ज़रूरत है तुम ले सकते हो,
तुम्हें अपने काम को कंप्लीट करने के लिए जिस चीज़ की जरूरत है तुम वो मुझसे मांगना डूम, वो सब मैं तुम्हें दूंगा। और जब तक लोगों को पता चलेगा कि कुछ लोग गायब हो रहे हैं और कुछ एक्सप्लेनेशन मांगना शुरू करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक लॉर्ड बार्डलर को जो है समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ है तो क्या हुआ है। लेकिन हम देखते हैं अगले पल लोकी पीछे पलटता है और वो विलियम को देख लेता है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर एक खतरनाक किस्म का अटैक करता है और विलियम उस पहाड़ी से नीचे जाके गिरता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि लोकी ने कुछ अपने साथियों को यहाँ पे भेजा होता है उससे निपटने के लिए, और वो यहाँ हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी तलवारें लेकर इसके सामने आ गए होते हैं। और विलियम यहाँ पे घबरा जाता है क्योंकि उसको चारों तरफ से घेर लिया गया है। लेकिन जब वो उसके ऊपर अटैक करते हैं तो विलियम आज अपनी तलवार को बाहर निकालता है और उनको रोकने की कोशिश करता है और उसमें से एक को घायल भी कर देता है और कहता है, इससे पहले कि तुम लोग एक बहुत बड़ी गलती कर दो, मैं तुम लोग से सिर्फ एक आसान सा सवाल करना चाहूँगा। क्या तुम लोग को वाकई में लगता है कि गॉडेस केरला जो तुम लोग के बीच रहती है वो एक आम पावरलेस मॉडल से प्यार के अंदर पड़ती? सोचा जब उसके अंदर इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं और उसने अपने लिए किसी ज़्यादा शक्ति वाले को ही पसंद किया होगा। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं आम सा इंसान हूँ, तो आओ मुझसे मुकाबला करके देख लो, लेकिन जो आगे होगा उसकी गारंटी मैं नहीं दूंगा। तो अब चॉइस तुम्हारी है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो एसगार्डियन जो है वो शक में पड़ जाते हैं। उनके दिल में एक डाउट आ जाता है कि वाकई में कि ये आम सा इंसान है, इसके पास भी कोई खतरनाक किस्म की पावर है। लेकिन वो लोग ज़्यादा सोचते नहीं है और सीधा उसकी तरफ अटैक करने के लिए आते हैं। और विलियम उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो 3 होते हैं, वो भी एसगार्डियन, और विलियम सिर्फ एक आम सा इंसान है। और यहीं पर हम देखते हैं कि बेचारे विलियम के पेट में वो लोग चाकू घुसा देते हैं और वहाँ पे उसका बहुत बुरी तरीके से पेट चीर चुका होता है, उसका खून निकल रहा होता है। लेकिन इससे पहले हम देख सकें कि वहाँ पे वो लोग उसकी जान ले सकें, पीछे से आवाज़ आती है कि आखिरकार ये किस किस्म की मैडनेस है, ये कौन है गद्दार जो यहाँ पे इसके साथ ये कर रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे विलियम को बचाने के लिए लॉर्ड बार्डलर आ जाते हैं। टू बी कंटिन्यूड।